तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2025 एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं भाई। 9 सितंबर पहली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। मैथ के भी प्रश्न रहेंगे, कौन से प्रश्न आए हैं, रीजनिंग के क्या लेवल रहा है और एमपी जीके और जीके जीएस से क्या लेवल रहा है और सारे के सारे प्रश्न, जी हाँ, एमपी जीके के सारे प्रश्न अपनी नोट्स से आए हैं। और जो हमने आपको शॉर्ट नोट्स दिए थे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, स्टैटिक जीके के, वहीं से ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। एकदम निश्चिंत रहिएगा। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं भैया, नोट्स अच्छे से पढ़ करके जाइए और केवल नोट्स पढ़ करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। जिन लोगों ने नोट्स पढ़ा होगा, अभी आपको दिखाते हैं कितने प्रश्न अपने शॉर्ट नोट्स से आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की सारी एग्जाम एनालिसिस, हर शिफ्ट की एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपके पास में पहुंच सके। और पहले ही दिन भैया खतरनाक पेपर दे दिया है, क्योंकि मैथ में अवकलन और समाकलन को भी इन्होंने डाल दिया है। 2 प्रश्न अवकलन समाकलन के भी आए थे। तो मैथ का क्या लेवल रहा है, क्या क्वेश्चन रहे, एज इट इज क्वेश्चन भी हमको मिल गए हैं, तो वो भी आपको हम कराने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या हाईएस्ट स्कोर रहा है और कितना स्कोर लोगों ने किया है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों ने अभी तक एमपी आबकारी का नोट्स नहीं लिया है भैया, नोट्स ले लो। जो शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किए हैं, आप देखेंगे वहीं से सारे प्रश्न आ रहे हैं। आपको हम जो कहते हैं कि एक वो भी दिखा देंगे पूरा, कि मतलब स्क्रीनशॉट खींच करके दिखा देंगे अपने नोट्स का, फिर आप मैच कर लेना, वहीं से प्रश्न आए हैं। अभी भी अगर आप एमपी आबकारी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मात्र 149 रुपए में आपको एमपी आबकारी का कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिलने वाला है। शॉर्ट नोट्स का अर्थ है कि जो सारे सब्जेक्ट हैं उनको शॉर्ट में करके हमने नोट्स बना दिए हैं, तो उनको आप आसानी से 2 से 3 दिन में, या फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी, कितना हार्ड वर्क के साथ में आप करना चाहते हैं। 2 दिन में भी आप उन नोट्स को खत्म करके आराम से एग्जाम देने जा सकते हैं। नोट्स में सब कुछ आपको मिलेगा, एमपी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सब कुछ आपको मिलेगा। कुछ खास करना नहीं है। ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी पर 149 का पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप अन्य कोई नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे कि एमपी पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है, आपको पता ही है 10 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एमपी पुलिस के जितने भी कंप्लीट नोट्स हैं मात्र 189 रुपए में उपलब्ध हैं। सभी नोट्स डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे और डिटेल वाले नोट्स भी मिलेंगे। 2 तरह के नोट्स हर सब्जेक्ट के आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा यूपीएसआई का नोट्स लेना चाहते हैं तो यूपीएसआई के सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मात्र 189 रुपए उपलब्ध हैं। और एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर से। देखिए पहला प्रश्न एमपी जीके में हमने करा रखा है, आप नोट्स उठा करके देख लेना। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सही आंसर है सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। डिटेल में सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सरला ग्रेवाल 25 सितंबर 1985 को प्रधानमंत्री की सचिव नियुक्त हुई। सबसे पहले इनको प्रधानमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। इस पद का दायित्व अपने आपने कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। मध्य प्रदेश का राज्यपाल मनोनीत होने तक आप इसी पद पर कार्यरत रही, यानी मध्य प्रदेश का राज्यपाल जब ये बनी थी उससे पहले ये प्रधानमंत्री की सचिव थी। श्रीमती ग्रेवाल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 1 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अब मध्य प्रदेश का राज्यपाल पूछ लिया है, पहली महिला राज्यपाल, तो हो सकता है आपसे भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछ लें। तो सरोजनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भैया, एमपी जीके का प्रश्न है, नोट्स उठाकर देखना। बंदर कूदनी के बारे में हमने आपको बताया था कि बंदर कूदनी कहाँ पर स्थित है? जबलपुर भेड़ाघाट में स्थित है। अब इसको बंदर कूदनी क्यों कहा जाता है, आइए आपको डिटेल में सॉल्यूशन समझा देते हैं। देखिए तो बंदर कूदनी जबलपुर के पास भेड़ाघाट पर स्थित एक दर्शनीय स्थल है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एक चट्टानी क्षेत्र है जहाँ से पर्यटक नदी में कूदते हैं। यहाँ पर तो हम गए हुए भी हैं भैया, एक बहुत बड़ा सा इसे ऊपर बना रखा है उन्होंने कि यहाँ से तुम लोग कूद सकते हो, नर्मदा नदी यहाँ पर बह रही है। तो यहाँ पर क्या है, संगमरमर की चट्टानें हैं ना, तो यहाँ से जब लोग कूदते हैं तो उन्हीं को बोल दिया भैया ये जो है बंदर कूदनी है। ठीक है, और जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भेड़ाघाट जलप्रपात ये भी जबलपुर में स्थित है। अब देखो जबलपुर से प्रश्न पूछा है तो यहाँ का जलप्रपात भी आगे पूछेंगे, ये भी पूछ सकते हैं कौन सी नदी के किनारे जबलपुर है। तो ध्यान रखना जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है और भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है
है, जबलपुर में स्थित है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये लो भैया, करंट अफेयर का प्रश्न है, वर्तमान रेपो रेट क्या चल रही है? रेपो रेट 5.50% वर्तमान में चल रही है। अब रेपो रेट अगर आपसे पूछी है तो आगे आपसे रिवर्स रेपो रेट और CRR भी पूछ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। भारत में वर्तमान रेपो रेट 5.5% है, 50 भी कह सकते हैं, 5.5% भी कह सकते हैं। यह दर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक समिति यानी कि MPC के द्वारा जून 2025 में किए गए फैसले के बाद 50 आधार अंकों की कटौती के साथ में तय की गई है। यानी पहले ये जो है ना वो आपकी 6% थी। अब 2025 का रीसेंट अगर डाटा देखें तो 50 आधार अंकों की जो है कटौती करके इसको 5.50 कर दिया गया है। अब यहां से पूछेंगे कि भैया ये मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? तो RBI, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति तैयार की जाती है। हर 3 महीने बाद ये मौद्रिक नीति तैयार होती है। लेकिन वर्तमान में अभी रेपो रेट 5.50 ही चल रही है। वहीं अगर आप रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, इसको RRR कहते हैं। RRR मूवी नहीं है, ठीक है ना, ये कोई पिक्चर नहीं है RRR। लेकिन रिवर्स रेपो रेट RRR का फुल फॉर्म होता है। वर्तमान में 3.35% चल रही है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं CRR, फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये आपका 4% चल रहा है। ये तीनों आपको याद रखना है। आगे आपके लिए एक हम अलग से जो है इकोनॉमिक्स के प्रश्न देखिए आज बहुत आए हैं ना, तो इकोनॉमिक्स के ऊपर अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, एक वीडियो बना देंगे 10 मिनट की, जिसमें हम ये CRR SLR ये सब कुछ कवर कर लेंगे। क्या वर्तमान रेट चल रही है इनको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि 3 प्रश्न आज इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। चलिए देखिए, इकोनॉमिक्स का एक और प्रश्न आ गया, भारत में GDP में मध्य प्रदेश की वर्तमान रैंक क्या है? तो अगर भारत की GDP की बात करते हैं और तो सबसे नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा GDP में योगदान महाराष्ट्र दे रहा है, मध्य प्रदेश का 10वां स्थान है। आइए आपको दिखा देते हैं कि कौन सा स्टेट कौन से क्रम पर है। तो देखिए, GDP शेयर ऑफ स्टेट कंट्रीब्यूशन कौन कौन कितना करता है। सबसे पहले महाराष्ट्र है 13.30%, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। ऊपर के 3 आपने याद रख लिए। मध्य प्रदेश का 10वां रैंक आता है 4.50। मध्य प्रदेश जो है भारत की GDP में योगदान देता है। तो देखो, अब GDP में रैंक पूछी है तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितना योगदान देता है। तो 4.50, 4.5% भारत की GDP में मध्य प्रदेश का योगदान है। ऊपर के 3 याद रखिएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। यहां से आगे प्रश्न बन सकता है। मुझे लगता है ये लोग इकोनॉमिक्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स वाली जो शॉर्ट नोट्स हमने आपको दी है, एक बार आप पूरा पढ़ करके जाइएगा, वहां पर ये सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो भैया अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। अगर भारत की बात करते हैं तो झीलों की नगरी राजस्थान के उदयपुर को कहा जाता है। आपसे MP GK के बारे में पूछा गया होगा तो आप भोपाल लगाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी के रूप में भोपाल को जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में कई प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें हैं। जैसे बड़ा तालाब हो गया, जिसे हम भोजताल कहते हैं, छोटा तालाब हो गया है, ये सब आपको भोपाल में देखने को मिल जाएंगे। भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में झीलों की नगरी राजस्थान के उदयपुर को कहा जाता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, और हाइप का ऑप्शन आएगा जब आप कमेंट करने जाएंगे तो हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और बढ़िया सा कमेंट कर देना, जिससे कि आगे हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेकर के आते रहें। साइंस की बात कर लेते हैं भाई। इंसुलिन का कार्य आपसे पूछा गया है। वर्ग 3 वाले बहुत ध्यान दे लेना, ये सारे जितने भी प्रश्न हैं ये प्रश्न आपके में रिपीट होंगे 101%। तो वर्ग 3 वालों को भी डेली एग्जाम एनालिसिस देखना है, ठीक है। इंसुलिन का क्या कार्य होता है? अभी कल हमने इसकी जो है टॉप 100 की वीडियो डाली थी हार्मोन्स की, तो देखो वहां से ही प्रश्न आ गया, ठीक है ना। तो देखो, रक्त शर्करा को नियंत्रित करना ये इंसुलिन का कार्य होता है। देखिए, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय पैनक्रियाज के द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। ये एज इट इज लाइन कल ही हमने शाम को करवाई थी वर्ग 3 वाले क्लास में, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य रक्त प्रवाह से ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना है, जहां इसका उपयोग ऊर्जा के लिए होता है। जब शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं होता है तो ग्लूकोज कोशिकाओं में जाने की बजाय रक्त प्रवाह में जमा हो जाता है, जिससे मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया डायबिटीज रोग किसकी वजह से होता है? तो इंसुलिन की वजह से होता है। डायबिटीज को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय में भी कहां से निकलता है सर? अग्नाशय में होती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जहां से ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में कौन सी दीपिकाओं से निकलता है? तो बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ये तीनों चीजें आपको डीपली याद रखनी है, ठीक है भाई। आगे बढ़ लेते हैं। कितना भी डीपली पूछे आप आंसर दे करके आएंगे, बस लगातार एग्जाम एनालिसिस देखते रहिएगा। आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें समूह में कौन सा है? घुमा करके पूछा है भाई, ठीक है। आवर्त सारणी से भी पूछा है, लेकिन घुमा करके तुम ये बताओ कि जो तीसरी आवर्त है और 17वां समूह है, अब बताओ यहां पर कौन सा होगा? तो यहां पर होता है क्लोरीन। कौन सा होता है? क्लोरीन। देखिए, तो आवर्त सारणी में
तीसरे आवर्त और 17वें समूह में क्लोरीन तत्व होता है। यह एक हैलोजन तत्व है। सबसे पहले ध्यान रखना है 17वें वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनको हम हैलोजन कहते हैं, ठीक है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसके अंतिम कोश में 7 परमाणु मौजूद होते हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल आप देखते हैं कुएं के पानी को साफ करने के लिए, पीने के पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। जी हाँ, हम उसी क्लोरीन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं भैया। आगे आपसे पूछा है, देखो दिवस एक जरूर पूछेंगे, स्टैटिक जीके वाली पीडीएफ देख लेना, वहां पर ये महत्वपूर्ण जितने भी दिवस है वो आपको मिल जाएंगे, और विश्व सांख्यिकी दिवस भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को हम विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं तो वो भी देख लो। विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो सांख्यिकी के महत्व को उजागर करता है और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को सांख्यिकी के महत्व और डेटा के उपयोग के बारे में बताना है। तो सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए साइंस से प्रश्न पूछा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या होती है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो यूनिट होता है वो आपसे पूछा है, तो इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जो देखिए यहां पर लिखा हुआ, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। देखिए, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम जी से जो है डिनोट करते हैं, इसकी ऐसा इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। यह स्थिरांक को दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना मजबूत है और दो द्रव्यमानों में कितनी दूरी पर अलग अलग करता है, यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक के द्वारा बताया जाता है। जी की वैल्यू कितनी होती है ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलो बता ही देते हैं, 9.8 जो है वो जी की वैल्यू होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे पूछ सकते हैं, संविधान को अपनाने के दौरान कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे। पॉलिटी वाली पीडीएफ खोल करके देख लेना, आपको दूसरे पेज पर ये सब कुछ मिल जाएगा कि संविधान को जब हमने अपनाया था उस टाइम कितनी अनुसूचियां कितने अनुच्छेद थे। तो चलिए देख लीजिए, तो जब हमने संविधान को अपनाया था उस समय भाई 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान में कितने हैं सर, आइए वो भी देख लेते हैं। संविधान को अपनाने के समय भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो 22 भागों में विभाजित थे। वर्तमान की बात करते तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, जो 25 भागों में विभाजित हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान की भी हमने आपको बता दी और शुरुआत की बता दी। आपसे शुरुआत की पूछ ली है, हो सकता है अगले शिफ्ट में वर्तमान की पूछ लें। अब आपको क्या करना है, आपको एक नंबर ध्यान रखना है 7052547003। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकल करके आएंगे, जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में रहें अपने नाम के साथ में इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। नंबर सेव कर लीजिए सक्सेस जंक्शन के नाम से 7052547003। लेकिन कोशिश करना कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप भेज दो, जिससे कि आपका नाम जो है अगली वीडियो में तुरंत आ जाए और प्रश्न भी जो है लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये आपकी अति कृपा होगी, भला करोगे तो भला होगा, ठीक है। जिसका एग्जाम अच्छा गया है बहुत बढ़िया बात है, जिसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो भैया एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, 7500 पदों पर बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तुरंत आप लोग एमपी पुलिस के कंप्लीट नोट्स ले लीजिए, जिसमें शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे और डिटेल नोट्स भी रहेंगे। यानी एक सब्जेक्ट के 2 तरह के नोट्स आपको मिलेंगे, एक पूरा डिटेल रहेगा, चित्र वगैरह सब कुछ रहेगा, और एक उसी का शॉर्ट पार्ट रहेगा। तो दोनों तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तुरंत एमपी पुलिस के नोट्स मात्र 189 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भैया, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों आपको बता दिया है, जो आपसे पूछा होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए लो भैया, खेल खिलाड़ी से भी प्रश्न पूछ रखा है। संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है। एमपी जीके की पीडीएफ देखना, वहां पर आपको स्पोर्ट्स वाली पीडीएफ में मिल जाएगा। संध्या अग्रवाल का जन्म 9 मई 1963 को, एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। तो ये पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हुआ करती थी, लेकिन ये ध्यान रखना संध्या अग्रवाल क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ लेते हैं, एमपी जीके की एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, जिसमें करंट के जो अवार्ड वगैरह मिले हैं उनको कवर कर लेंगे। जॉर्ज कैसल महल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ये आपको एमपी जीके में जो हमने भूगोल की पीडीएफ दी है, एमपी ज्योग्राफी की पीडीएफ दी है, उसमें आपको ये प्रश्न एज इट इज ऐसे का ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो माधव नेशनल पार्क में स्थित है जॉर्ज कैसल, जो है माधव नेशनल पार्क में स्थित है। देख लेते हैं, जॉर्ज कैसल माधव नेशनल पार्क के अंदर अपने उच्चतम बिंदु, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 484 मीटर यानी 1597 फीट की ऊंचाई पर है, यह उत्तम जॉर्ज कैसल खड़ा हुआ है। यह महल 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया शासकों के द्वारा इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के एक रात के ठहराव के लिए बनाया गया था, जो बाघों के शिकार के लिए जंगल की यात्रा करने यहाँ पर आए थे। तो एक दिन ये रुकना चाहते थे, उनके लिए महल खड़ा करवा दिया था, ठीक है ना। बाकी आप इसमें कहना ही क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए
अगला है अवंतीबाई लोधी कहाँ की शासिका थी? तो रामगढ़ की शासिका थी अवंतीबाई लोधी। ये भी एमपी जीके से प्रश्न पूछा है, एमपी हिस्ट्री की पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। देखिए, अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश के रामगढ़ की रानी थी। वे 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाली एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वीरांगना थी। तो ध्यान रखना, अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की शासिका थी। चलिए अब चलते हैं मैथ की ओर, और मैथ के एजिटेज प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। देखिए, सॉल्व अभी नहीं कराएंगे, इसको एक आध अलग वीडियो में सॉल्व करा देंगे, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व भी कर लेना घर पे, बहुत सिंपल सवाल है। आंसर जो भी आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। साइन थीटा की वैल्यू 3.5 दी है, तो कॉस थीटा क्या होगा, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला है एन ए का मान 13 है, एन बी का मान 43 है, और एन ए यूनियन बी का मान जो है वो दे रखा है 41। आपसे एन ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा गया था, यानी समुच्चय उप समुच्चय वाला ये प्रश्न आपका आ गया है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रायिकता से प्रश्न पूछा है, 52 ताश के पत्तों में से हुकुम हमको निकालना है। हुकुम यानी काला पान हमको निकालना है। तो बताइए काला पान निकालने की क्या प्रायिकता होगी। आगे बढ़ते हैं। बहुपद आपसे एक पूछ रखा है, देखिए इसका गुणनखंड पूछा गया था। बहुपद था x की घात 3 यानी x³ - 6s² प्लस 11x प्लस 6। इसका बहुपद आपसे पूछ रखा था। इसमें आपको जो है इसके गुणनखंड बताने थे। ठीक है। अगला है, मोहन किसी कार्य को 6 दिन में करता है और 600 रुपए प्राप्त करता है। 6 दिन कार्य करता है, 600 रुपए मिल रहे हैं। यदि एक सहयोगी और मिल जाए तो ये कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए उस सहयोगी को कितने रुपए मिलेंगे, यह आपको सॉल्व करके बताना है, कमेंट में बताइएगा। अगला, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भैया लाभ प्रतिशत बता दो, यानी कि 10 जो सीपी है वो जो है 8 एसपी के बराबर है। तो अब तो आप आराम से निकाल सकते हैं, दोनों का गैप 2 हो जाएगा, सीपी का मान 8 हो जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 2 से 2 खत्म, 25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, 25, 65, 88, 42 और 45 का एवरेज निकाल करके आपको बताना था। औसत बता ही सकते हैं, सबको जोड़ करके डिवाइड दे दो, जितनी भी संख्या है। ए बी सी मिलकर के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए अकेला 16 दिन और बी अकेला 16 दिन में समाप्त करे, तो बताइए सी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। सिंपल सा प्रश्न है टाइम एंड वर्क का, और मतलब कि टाइम एंड वर्क और इनको ही मिलाकर के ज़्यादा प्रश्न आए हैं। बाकी एसआई सीआई से 2 प्रश्न आए हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए, एवरेज के 3 प्रश्न आए, ठीक है, जिनमें से एक हमको मिल गया था, हमने आपको बता दिया। टाइम एंड वर्क का 2 प्रश्न आया है। इसके बाद में बात करते हैं, एक प्रश्न प्रायिकता का है जो हमको एज इट इज मिल गया था, हमने आपको बता दिया है। एज यानी आयु का भी एक प्रश्न आया हुआ था। प्रॉफिट लॉस के 2 से 3 प्रश्न थे। सीआईएसआई के 2 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न स्लोप यानी कि प्रवणता से भी आया था। एडवांस के भी प्रश्न आ रहे हैं, प्रवणता जो होती है स्लोप कैसे निकालते हैं, इस पर भी एक प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद में गोले का आयतन पूछा था, सामान्य सा सूत्र था। गोले का आयतन का सूत्र आपको याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक प्रश्न डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आया हुआ था। सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न आए थे, और 2 प्रश्न अवकलन समाकलन के भी आए थे। भूले भटके इन्होंने डाल दिया अवकलन, हालांकि बहुत सिंपल प्रश्न था, लेकिन पूछा तो है भैया, ये नया टॉपिक इन्होंने ऐड किया। ठीक है। तो ये मैथ का क्या लेवल था, कैसे क्या पेपर आया था, बता दिया हमने आपको। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का क्या सिस्टम बना है, तो रीजनिंग में देखेंगे कैलेंडर के 3 प्रश्न आए भैया। कैलेंडर सबसे ज्यादा पूछ रहा है, तो ध्यान रखना भैया, कैलेंडर अच्छे से करके जाना। 3 प्रश्न कैलेंडर के पूछे गए हैं। एक तो डेट निकालने को पूछा था, और एक कुछ दिन दे रखा था कि इस दिन सोमवार है, तो बताइए साल के आखिरी दिन क्या होगा, है ना, ये वाला पूछ रखा था। 2 प्रश्न डायरेक्शन से आए थे, दिशा मतलब निर्धारित करने वाला। नंबर सीरीज से 2 प्रश्न पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न पूछे गए थे। मेंटल एबिलिटी से 8 प्रश्न पूछे थे, सिचुएशन बेस्ड वाले। बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। इसमें क्या होता है, जैसे आपसे कह देंगे आप एक आबकारी आरक्षक हैं, आप शराब के ठेके पर जाते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि शराब को ब्लैक में बेचा जा रहा है। अब बताइए आप क्या करेंगे, यानी आपको आबकारी अधिकारी बना रखा है, फिर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इस तरह के लगभग 8 प्रश्न आज पूछे गए हैं। बाकी जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये रहा रीजनिंग का सिस्टम। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आज के जो हाईएस्ट मार्क मिले हैं वो कितने रहे। तो आज का जो हाईएस्ट है वो हमको 83 नंबर मिला है। उसके बाद में 80 नंबर एक शिव जी हैं, शिव जी का मतलब भगवान शिव नहीं है, ठीक है ना, मतलब शिव करके उनका नाम है, उन्होंने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं। उनके 80 नंबर आए थे। उनसे ज़्यादा एक लड़के के नंबर थे 83, ठीक है। और एक दीदी हैं, उनका नाम भी हमको ध्यान नहीं आ रहा, भाई आप लोग नाम लिख करके भेजा करो, है ना। तो उनके 76 नंबर आए हैं। इस तरह से जो है नंबर देखने को मिल रहे हैं। बाकी 60 से 65, 60-65 के आसपास लगभग सभी लोग स्कोर करके आ रहे हैं। यानी कि इस पेपर का जो लेवल होगा वो ईजी टू मॉडरेट होगा। लेकिन क्योंकि ये पहले शिफ्ट का पहला पेपर है, तो नॉर्मलाइजेशन में कम से कम आप मान करके चलिए कि 4 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे प्लस में, ठीक है ना। बाकी आगे जैसा आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। बस आपसे सहयोग की आवश्यकता है। नंबर लिख लीजिए 70525472
0003। इस नंबर पर आप अपने प्रश्नों को एग्जाम सेंटर से निकलने के 1 घंटे के बाद में अपने नाम के साथ में सेंड कर देंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। और जो भी नोट्स आपको चाहिए, आपका एग्जाम कैसा भी गया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगली वैकेंसी पर फोकस कीजिए। एमपी पुलिस कांस्टेबल की 7500 वैकेंसी 11-12 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। कंप्लीट ऑल नोट्स मात्र 189 रुपए में उपलब्ध हैं। अगर आप क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज करके फ़ोन पे नंबर लेकर के उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपना नोट्स ले सकते हैं। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई नोट्स मात्र 189 रुपए में उपलब्ध हैं, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा मात्र 199 रुपए में कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं, तुरंत लेकर के तैयारी में लग जाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।